नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, बहुत पुरानी नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांस गांव तहसील में 22 जून 2026 को हीरालाल नाम के एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम और थाने दोनों को फ़ोन किया और ये बताया कि उसके नाबालिग छोटे बेटे ने घर में अपने बड़े भाई, भाभी और 3 साल के भतीजे की हत्या कर दी है। सूचना गंभीर थी, ट्रिपल मर्डर था, घर के भीतर था, छोटे बच्चे की भी हत्या हुई थी। बांसगांव पुलिस तुरंत पूरे दल बदल के साथ सूचना मिलने के 20 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि अमित गुप्ता, जिनकी उम्र 35 वर्ष, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, और इन दोनों का एक बेटा रेयांश, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, वो एक ही कमरे में सबके गर्दन कटे हुए, शरीर पर चोटों के निशान और पूरा फर्श खून से सराबोर था। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस ने ये अंदाज लगा लिया कि ये बहुत देर पहले की बात नहीं है। पुलिस को सूचना करीब 3:20 पर हुई थी और 3:40 पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस का मानना था कि ये घंटे भर से पहले की घटना नहीं है। बहरहाल जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं और घर की एक बच्ची, जो इन दोनों की दोनों मृतकों की लड़की थी, 9 साल की ज्योति, लोगों ने फौरन बताया। वो डर के मारे किसी अपने रिश्तेदार के पास चिपक कर बैठी हुई थी, बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। दादी उसको समझाने की, अपनी गोद में बिठा के समझाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने बताया कि साहब यही वो बच्ची है जिसने पूरे घटनाक्रम को अपनी आंख से देखा है। खैर पुलिस समझ गई। तुरंत 2 महिला कांस्टेबल और एक महिला सब इंस्पेक्टर को ये कहा गया कि बच्ची को ढाढ़स बनाएं और ढाढ़स बंधाएं और उससे पूछें कि घटनाक्रम क्या हुआ था। बहरहाल बच्ची ने जैसे ही थोड़ा सुबक रही थी, अलग से जिस समय उससे बातचीत हो रही थी, किसी दूसरे को पास में अलाउ नहीं किया, तो उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा कि अचानक रात में करीब 3 बजे, मतलब रात का वो कहना था, समय के बारे में बहुत कंफर्म नहीं थी, लेकिन उसके बताने के हिसाब से रात 3 बजे की बात होगी। उसने कहा कि कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठ गई, देखा पापा मेरे ऊपर गिरे पड़े हैं, चाचा उनकी गर्दन पर गंडासे से वार कर रहे हैं और उनका खून जो है वो मेरे ऊपर, गर्म खून उनका मेरे ऊपर मुझे महसूस हो रहा था। मैं पूरी तरह से आँख खोल पाती, लेकिन चाचा को सामने गणासा लिए हुए पापा को मारते हुए देख रही थी। मैं किनारे जाकर सुबक कर बैठ गई। इसी बीच में मैंने देखा कि माँ को भी चाचा ने गड़ासे से मारा और मेरे बाबू, वो बाबू कहती थी रेयांश को, अपने भाई को, 3 साल के उस रेयांश को चाचा ने गोद में उठा लिया और मैं उससे गड़गड़ाई कि चाचा बाबू को छोड़ दीजिए, लेकिन तब तक गड़ासे से उन्होंने बाबू की गर्दन भी काट दी। कमरे में चारों तरफ खून फैल गया। मैं डर कर सिसकने लगी। चाचा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे मुंह पे एक कपड़ा बांध दिया और ये कहा कि अगर किसी से बताया तो इन तीनों की तरह तेरा भी हाल करूँगा। ये कह के चाचा नहाने चले गए। आंगन में ही उन्होंने कपड़े उतार के, सारे कपड़े जिनमें बहुत सा खून लगा हुआ था, उसको कहीं रख के और नहाया, साबुन से नहाया
और नहाने के बाद फिर वो ऊपर छत की तरफ चले गए। फिर उसने बताया कि वो भागकर अपनी दादी के पास पहुंची और दादी से बताया, दादी का नाम था अनीता देवी, दादी को बताया कि चाचा ने मम्मी पापा और बाबू को मार दिया है, सभी लोग कमरे में बेड पर गिरे पड़े हैं। ये सुनकर चिल्लाते हुए दादी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, चल मैं देखती हूँ। जैसे ही मेरे साथ दादी पापा के कमरे में गईं, अंदर बेड पर 3 लाशें देखकर वो गश खाकर वहीं गिर गईं। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ज्योति ने कहा, मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर दादा भी कमरे में आ गए। उन्होंने वहाँ बाहर झांक कर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया और सबको, जो टोला पड़ोसी गांव वाले थे, उनको नाम से आवाज़ लगाई। वो सारे लोग भागे भागे आ गए। इसी बीच दादा ने पुलिस कंट्रोल रूम को और पुलिस को भी सूचना दी। बच्ची ज्योति ये बताती है कि 20 मिनट के अंदर ही पुलिस की टीम भी आ गई। बाबा ने सारी बातें उनको बताईं और फिर लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया और तब जैसा वो बता रही थी महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों को, कि वो भागकर छत पर चले गए। पुलिस ने फौरन, जो प्रभारी निरीक्षक थे, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर्स थी, उन्होंने कहा कि इसे छत पर ढूंढा जाए। बच्ची ये बता रही कि वो ऊपर तो गया लेकिन नीचे नहीं उतरा। खैर, पुलिस ने जब सीढ़ी से जाने वाले रास्ते पर जो दरवाज़ा है उसको देखा कि वो भीतर से बंद है। पुलिस ने बजाय उसको छेड़ने के वो बगल हरीलाल गुप्ता के छत पर पहुंची और जैसे ही उसने कूद कर देखा कि छोटा भाई उनका, यानी जो हत्यारा था, वो वहाँ खड़ा हुआ है। वो पुलिस को देखते ही रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पुलिस दीवार फांद कर उसे पकड़कर सीढ़ी के दरवाजे को खोलकर उसे नीचे लेकर आ गई। बच्ची उसको भी देखकर बहुत डर गई और रोने लगी। वो पुलिस वालों से कहने लगी कि मेरे माँ बाप को, मेरे मम्मी पापा को चाचा ने मार दिया। मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो ये बार बार कहते थे कि तू डॉक्टर बन के हम लोगों का नाम रोशन करेगी। अब मैं कैसे डॉक्टर बन पाऊँगी। उसने ये भी कहा बाद में कि वो सो नहीं पाई उसके बाद से। दिन भर पुलिस के जाने के बाद शाम को फिर वो अपने बाबा दादी के पास सोई लेकिन सो नहीं पाई। खैर, बांसगांव पुलिस ने बच्ची का पूरा बयान वीडियो रिकॉर्ड किया। 9 साल की बच्ची है। पुलिस जानती है कि अभी तो ताज़ी ताज़ी बात है, जो बात कहेगी वो सही कहेगी। बाद में कौन इसको बरगला दे, कौन इसको समझा दे, बयान से पलट जाए तो फिर पुलिस के लिए मुश्किल होगी। बहरहाल पूरा बयान वीडियोग्राफ कर लिया गया। अब कोर्ट में भी बच्ची के बयान की तैयारी चल रही है। पुलिस के मुताबिक हत्यारों को पकड़ लिया गया है और 3-4 दिन में ही इसकी चार्जशीट लगा दी जाएगी, जिससे आरोपी को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाई जा सके। 22 जून यानी सोमवार को ये बात है, 22 जून की सुबह 4 बजे की शाम तक उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। 16 साल उसकी उम्र थी और उसे कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेज दिया। पुलिस टीम उसे शाहपुर के बाल सुधार गृह पे छोड़ने गई। इस दौरान वो बार बार यही कहता रहा कि मुझे इस घटना का कोई पछतावा नहीं है। बाल सुधार गृह पहुंचने पर उसने फ़ौरन खाने की डिमांड की। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे तुरंत खाना दिया जाए। बहरहाल उसे विशेष निगरानी में अलग रखा गया है। फिर तीनों की, पति पत्नी और बच्ची के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आ गई थी तो धोबिया घाट पर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव, सारे रिश्तेदार, टोला मोहल्ला सभी वहां पर जमा थे और सब परेशान थे कि छोटे भाई ने ऐसा क्यों किया। मासूम रियांश के शव को धार्मिक रीति रिवाज से जल प्रवाह उसका कर दिया गया। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और रॉड बरामद
कर लिया गया है। बहुत जल्द इस केस में चार्जशीट लगाई जाएगी। इस बीच उसके चाचा यानी हत्यारे ने ये कहा कि साहब मेरे घर मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। घर में वो मजदूरी और खेती बाड़ी का काम कराने लगे। मैंने किसी तरह से आगे पढ़ाई की, लेकिन 10वीं में फेल हो गया। इसकी वजह से घर में लोग मुझे ताने मारने लगे और कई कई दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता था। अपने ही घर में सोने के लिए मुझे जगह ढूंढनी पड़ती थी। इसलिए मैंने सबको मारने की ठान ली। मुझे अपने पिता को तड़पा तड़पा के मारना था, लेकिन इन तीनों के मारते ही पिता और माँ सब लोग भाग कर आ गए। फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने बाप को मार सकूं। बहरहाल अपने बेटे और बहू को खोने के बाद माँ और पिता दोनों लोग यानी हीरालाल और अनीता दोनों ने, चूँकि गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि मेरे बेटे को फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द इसका ट्रायल ख़त्म करके इसे फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जिसने अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया हो। बेटी के ऊपर क्या बीती होगी उसने भी बयान दिया कि ये सोमवार की बात थी। मंगलवार को वो अपने माँ बाप और बाबू के बिना, अपने छोटे भाई के बिना वो पूरी रात सो नहीं पाई। खैर, वो माँ बाप की बात को याद करते हुए बताती भी है कि मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो ये कहते थे कि तुम डॉक्टर बन के माँ बाप का नाम रोशन करो। वही कह के रोती रही वो कि अब मुझे कौन डॉक्टर बनाएगा, मुझे कौन पढ़ने के लिए कहेगा, इस तरह की बात। खैर, मैंने आपको बताया कि शाम को वो पुलिस ने उसको 16 साल के चाचा को कोर्ट में पेश किया। वहाँ से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस टीम उसे शाहपुर स्थित बाल सुधार गृह छोड़ने आई। इस दौरान वो बार बार कह रहा था कि इस घटना का उसे कोई पछतावा नहीं है। जेल में समय से खाने को तो मिलेगा। बाल सुधार गृह पहुँचते ही उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे पहले खाना दिलवा दीजिए। और उसको विशेष निगरानी में अलग रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मानसिक रूप से कुछ अस्थिर हो गया हो। हालांकि वो वहाँ पर जब मिला था छत पर तो वो रो रहा था। हालांकि तब भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। खैर, पूछताछ के दौरान जब उससे पूछा गया कि आखिरकार तुमने इतना विभत्स कांड क्यों किया, तो उसने ये कहा कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था। सीबीएसई बोर्ड से 5वीं क्लास तक हर बार सीबीएसई बोर्ड की 5वीं क्लास तक हर बार फर्स्ट आता था। आईएएस बनने का हमने सपना देखा था, लेकिन पिता ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मजदूरी करके किसी तरह आगे की पढ़ाई की, लेकिन समय न मिलने के कारण वो 10वीं में फेल हो गया और उसके बाद फिर उसे कभी घर आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद घर वाले उसको ताने मारने लगे, रोज़ रोज़ बेइज्जत करने लगे। कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। अपने ही घर में सोने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। इसलिए मैंने सबको खत्म करने की योजना बनाई थी। खासकर मैं अपने पिता को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन उस दिन वो भाई भाभी और भतीजे को मारने में ही हल्ला हो गया और सब लोग वो बच्ची जो नीचे गई थी वो चिल्लाने लगी। इसलिए फिर पिता को सज़ा देने का मुझे समय नहीं मिला। पिता से पूछा गया कि इसने जो कारण बताए हैं वो क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है। उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, मुझसे वो हमेशा पैसे की मांग किया करता था और हम लोग जानते थे कि ये पैसा ले जाएगा, पैसा उड़ा के चला आएगा और शायद इसको किसी नशे की भी आदत पड़ गई थी और इस पैसे को लेके उसका कई बार पिता से झगड़ा भी हुआ था। पिता ये कहते हैं कि जब उसे मारना ही था तो वो मुझे मारता, मेरे बड़े बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था। मुझे
कैंसर की बीमारी है और पत्नी का हार्ट का इलाज चल रहा है। ऐसे में मैं उसे पैसा देने में असमर्थ था। वह इस बात को समझता ही नहीं था। वो बस सिर्फ अपने चक्कर में था कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले। वो अपने परिवार से कभी कोई मतलब नहीं रखता था, सिर्फ अपनी बातें करता था। अपने फ़ायदे के लिए जो उसके फ़ायदे के लिए जो बात उसकी समझ में आती थी, उसी की रट लगाए रहता था। माँ अनीता देवी ने सबके सामने, जहाँ पुलिस भी मौजूद थी, बार बार अचेत हो रही थी और वो कह रही थी कि भगवान किसी को भी ऐसी औलाद न दे जिसने पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। आज की घटना देखिए, नाबालिग भाई ने अपने भाई, भाभी और छोटे भतीजे 3 साल के, उसकी हत्या का जो कारण बताया कि वो अगर सही है, अगर जो उसने कारण पुलिस को बताया है अपने बयान में, अगर वो कारण सही है तो ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। इसलिए क्योंकि उसके बताने के पीछे उसका दर्द था कि उसके साथ भेदभाव होता था। जैसा उसका कहना था कि पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी, घर का काम और मजदूरी उसको करना पड़ता था, समय से खाना नहीं मिलता था और अपने ही घर में रोज सोने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। पर इस बात में बहुत सच्चाई लगती नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपने किए गए अपराध के बचाव में ऐसा कह रहा है। और जो समझ में आती है बात क्यों पढ़ाई छुड़ाई गई होगी, जो सामान्य रूप से घरों में होता है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता होगा, रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आते होंगे, माँ बाप पढ़ने के लिए दबाव बनाते होंगे। माँ बाप भाई ने जब सारे प्रयास कर लिए और उसमें पढ़ाई के प्रति कोई रुझान नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और फिर ये अपेक्षा की होगी कि चलो घर का ही कुछ काम करो, खेती बाड़ी का कुछ काम करो और छोटे मोटे जो काम घर के हैं उसमें हाथ बटाओ, और ऐसा उसको करना पड़ता होगा और उद्दंड भी रहा होगा वो। इसीलिए वो भाभी के गुस्से का कोप भाजन बनना पड़ता होगा उसे। उसकी भाभी से शायद भाभी से सहयोग की अपेक्षा रही होगी, क्योंकि माँ, भाई और पिता ये तीनों ही उसको पढ़ने के लिए परेशान करते होंगे या पढ़ने का दबाव बनाते होंगे। अब वो पढ़ना चाहता होगा, हो सकता है भाभी से वो जिक्र करता हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाइए, और भाभी ने भी वही बातें कही जो उसके माता पिता और भाई कहते होंगे। और इसीलिए भाभी के प्रति, क्योंकि वो चाहता था या उसको अपेक्षा थी कि भाभी कम से कम हमारी मदद करेंगी, लेकिन जब भाभी ने कोई मदद नहीं की तो उनके प्रति भी उसके मन में गुस्सा जरूर रहा होगा और इसी के कारण गुस्से में अंधे होकर उसने ये तीनों जघन्य हत्याएं कर दी होंगी। एक काव्य पाठ में एक बहुत ही यंग, बहुत नौजवान कवि ने 4 लाइनें पढ़ी थी और ठीक इसी तरह की किसी घटना पर उसने ये पढ़ा था। कहा कि रिश्तों के कत्ल का ये कैसा मंजर आया है और भाई की छाती में भाई ने ही घोंपा खंजर है। माँ रोकर कहती है कोख मेरी शर्माई है, दुनिया कहती है कैसा रक्षक ये कैसा भाई है। मासूम भतीजा, उसमें भतीजी, उन्होंने अपनी कविता में भतीजी लिखा है, शायद उस घटना में भतीजी के साथ ऐसा हुआ हो कि मासूम भतीजी की चीखों से घर का आंगन डोल गया और हैवानियत में इंसान सब कुछ भूल गया। मैं उस यंग, उस नौजवान कवि की इस भावना से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसी ही किसी घटना पर, अपने क्षेत्र की किसी घटना पर उसने ये कविता के रूप में ये टिप्पणियाँ की थी जो अच्छी हैं, मौजू हैं और इस घटना को लेकर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।